हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्लांट पैथोलॉजी। और प्लांट पैथोलॉजी का आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 2, जैसा कि हम इसके पहले के लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जो कि हमने बात किया था एक डिजीज के बारे में, सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर के बारे में हमने वहां पे बात किया था और उसको हमने पूरी तरीके से अच्छे से उसको हमने फिनिश किया था। आज यहाँ पर हम बात करने वाले एक और डिजीज के बारे में, जिसका नाम है वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। तो ये वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो होता क्या है? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसका होस्ट प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है पोटैटो, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन है। डिजीज होस्ट प्लांट के नाम के ऊपर ही मेंशन है यहाँ पे। और कैसा डिजीज है? वार्ड डिजीज है। तो ये वार्ड डिजीज होता क्या है? तो ये आप पोटैटो का प्लांट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फिगर्स, दो फिगर्स में मेंशन किए किए गए हैं यहाँ पे। इस फिगर्स में आप देख पा रहे होंगे ये पोटैटो है। पोटैटो के ऊपर कुछ आउटग्रोथ निकली हुई है। ये आउटग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आउटग्रोथ जो होती है ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके का डिजीज है जिसको हम बोलते हैं वार्ड डिजीज। और ये वार्ड डिजीज जो है वो पोटैटो में देखा जा रहा है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले इसके सिम्टम्स के बारे में, देन हम बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी या पैथोजन के बारे में, देन हम बात करेंगे इसमें होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में, देन हम बात करेंगे इसके कंट्रोल के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में बेसिकली देखने को हमको ये मिलेगा, ये प्लांट में यानी कि पोटैटो की प्लांट में ये वार्ड डिजीज जो है वो उसके सिम्टम्स कैसे कैसे डेवलप होते हैं, कौन सा ऐसा कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स और ये डिजीज जो है इस पोटैटो प्लांट में ये डेवलप हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। देन हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी या पैथोजन के बारे में, हम पैथोजन के मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि ये जो डिजीज काज हो रहा है प्लांट में, यानी कि ये वो जो वार्ड डिजीज काज हो रहा है पोटैटो की प्लांट में, वो किस पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से काज हो रहा है। तो हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी या पैथोजन के बारे में, देन हम बात करेंगे होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो होस्ट प्लांट है यानी कि पोटैटो का प्लांट और जो पैरासाइट इसका है यानी कि जो पैथोजन है, उन दोनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है और कैसे ये डिजीज जो है ये प्लांट में काज हो रहा है। देन हम इसके कंट्रोल के बारे में भी बात करने वाले हैं कि हम इस ये आखिर जो ये डिजीज जो काज हो रहा है पोटैटो में यानी कि वार्ड डिजीज की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकें। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हम वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो के बारे में। तो बेसिकली हम बात करें तो वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो का सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इज वेरी डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिजीज। तो वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो की हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप का डिजीज माना जाता है, यानी कि एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब बहुत ही सीवियर डिजीज है ये। और ये बेसिकली देखने को मिलती है सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स में। और सोलेनेसी फैमिली का एक प्लांट है पोटैटो, तो इसमें बेसिकली देखने को हमारा मिलेगा ही मिलेगा। और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप का डिजीज है, डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिजीज दैट causes loss by reducing the quantity of ट्यूबर्स। ये क्या काज करता है? ये रिड्यूस कर देता है क्वांटिटी ऑफ ट्यूबर को, जो ट्यूबर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देता है, या इवन मोर देयर क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी को भी ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। और कैसे रिड्यूस करता है? फॉर्मिंग लार्ज इरेगुलर वार्ड और गाल। उसके ऊपर क्या होते हैं? पोटैटो के ऊपर कुछ लार्ज इरेगुलर गाल्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वार्ड डेवलप हो जाते हैं, या उसके ऊपर गाल जो होता है वो डेवलप हो जाता है। इस तरीके से इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है दोनों की दोनों रिड्यूस हो जाती है। तो देन हम बात करते हैं द पैथोजन काजिंग दिस डिजीज इन पोटैटो एंड अदर सोलिनेसियस प्लांट इन सिनकेट्रियम एंडोबायोटिकम। तो इसके हम पैथोजन की अगर हम बात करते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज काज हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं ना केवल बात कर रहे हैं पोटैटो की, बल्कि हम बहुत सारे सोलिनेसी फैमिली के प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो जो सोलिनेसी फैमिली के प्लांट में जो डिजीज काज हो रहा है जिसका नाम है वार्ड डिजीज, वो काज करता है एक पैथोजन होता है जिसका नाम है सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम। अब ये सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम के बारे में हम थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं। इट जनरली अकर्स एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम कैसा होता है? ये बेसिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब ये ट्रू पैरासाइट्स होते हैं
अब ट्रू पैरासाइट्स कहने का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरीके से अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं अपने सारे रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए। जैसे कि हम फूड की बात करें, शेल्टर की बात करें, तो ये जो होते हैं पूरी तरीके से अपने होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। इनको किसी दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर ये नहीं जाते हैं। अगर इनको रिक्वायरमेंट होती भी है कि ये अब क्या ये पैथोजेंस क्या होंगे, अब डेड हो जाएंगे, फिर भी ये क्या करते हैं अपने उस होस्ट होस्ट को फिर भी ये नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ट्रू पैरासाइट होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये बहुत सारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जैसे हम बात करें टोमेटो की या हम बात कर रहे हैं पोटैटो की, तो इन सब प्लांट्स में, प्लांट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं बेसिकली। तो ये हो गया एक ओवरव्यू के बारे में वार्ड डिजीज के। देन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं किसके? हम इसके पैथोजेंस जो है जिसकी वजह से डिजीज काज हो रहा है, हम उसके क्लासिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके पिछले लेक्चर में जब हमने बात किया था सिट्रस कैंकर के बारे में, तो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन की हमने बात किया था, तो वो था हमारा क्या? वो था हमारा एक बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे जो हमारा काजल ऑर्गेनिज्म है या जो हमारा पैथोजन है जिसकी वजह से डिजीज काज हो रहे हैं, वो है हमारा सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम। और सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम एक फंजाई है। तो वहां पे जो है वो बैक्टीरिया की वजह से डिजीज काज हो रहा था, यहाँ जो है वो फंजाई की वजह से डिजीज काज हो रहा है। तो हमको इसके पैथोजन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने की भी जरूरत है कि कौन से डिजीज में कौन सा जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का है, वो बैक्टीरिया है या फंजाई है या किस कोई और टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो ये याद रखने वाली चीज है। और ये एग्जाम में बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में ये काजल ऑर्गेनिजम्स इसके पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके काजल ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। डिवीजन इसका है किट्रीडियो माइकोटा। क्लास इसकी है किट्रीडियो माइसिटीज। ऑर्डर इसकी है किट्रीडेल्स। फैमिली इसकी है सिनकिट्रेसी। देन हम जीनस की बात करते हैं तो ये है सिनकाइट्रियम। देन हम स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो ये है एंडोबायोटिकम। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कि इसको हमको इटैलिक्स में रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इटैलिक्स नहीं है तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन के बारे में सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के। तो चलिए मूव करते हैं अब हम और देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर वार्ड। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है इस डिजीज का, वो वार्ड होता है। हम इसी वार्ड की वजह से ही हम पता लगाते हैं कि ये डिजीज जो है वार्ड डिजीज है। और जैसे कि ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, फिगर 3.4 वार्ट ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो यहाँ पे वार्ट ये जो है वो हमारा बेसिकली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो है ये वार्ड की वजह से ही हम इसको हम पहचान पाते हैं, यानी कि रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि जो ये डिजीज है ये वार्ड डिजीज है। और किस में दिखाई दे रहा है? ये पोटैटो में दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। विच डेवलप ऑन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स। अब ये वार्ड जो होता है वो सारे अंडरग्राउंड पार्ट्स में ये डेवलप होते हैं एक्सेप्ट रूट। रूट में ये नहीं पाए जाते हैं। एंड बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम। बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम यानी कि जो बेस होता है स्टेम का, वहां पे भी ये नहीं पाए जाते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे एकदम लगे हुए होते हैं, तो वहां पे ये पार्ट नहीं पाए जाते हैं। देन द वार्ड वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल प्रोट्यूबरेंस टू लार्ज इरेटिकेटली ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ये जो ये वार्ट होते हैं वो वेरी करते हैं साइज में, और ये छोटे प्रोट्यूबरेंस से लेकर के लार्ज इंट्रिकेटली ब्रांच स्ट्रक्चर तक ये शो हो सकते हैं। यानी कि छोटे साइज में भी होते हैं ये, और ये बड़े साइज में भी वार्ड देखने को मिलते हैं। देन द इन्फेक्शन इनिशिएट्स द रैपिड सेल डिवीजन। जो इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन का जो इनिशिएशन होता है उसमें डिवीजन सेल डिवीजन से स्टार्ट हो जाती हैं। और सेल डिवीजन कैसी होती हैं? बहुत ही रैपिड सेल डिवीजन इसमें पाई जाती हैं। यानी कि जब रैपिड सेल डिवीजन पाई जाएंगी तो होस्ट टिश्यू के अंदर, तो वो क्या करेंगी? दो कंडीशन को फॉर्म करती हैं। एक कंडीशन होती है हाइपरट्रोफाई और एक कंडीशन होती है हाइपरप्लेसिया। अब हाइपरट्रोफाई और हाइपरप्लेसिया कंडीशन क्या होती है? हाइपरट्रोफाई में बेसिकली ये होती है कि सेल डिवीजन होता है, लेकिन जो इसकी सेल की साइज होती है वो सेल की साइज इंक्रीज करने की वजह से इसका जो ग्रोथ होता है वो बड़ा दिखाई देता है, यानी कि लार्ज दिखाई देता है। तो वो हो जाता है हमारा हाइपरट्रोफाई। हाइपरट्रोफाई में बेसिकली सेल की साइज बढ़ती है। हाइपरप्लेसिया की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरप्लेसिया में बेसिकली सेल के नंबर इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो टर्म है, एक है हाइपरट्रोफाई। हाइपर इसमें क्या होता है हाइपरट्रोफाई में?
इनलार्जमेंट ऑफ सेल होता है ये। देन अगर हम बात करते हैं हाइपरप्लेसिया की, हाइपर हाइपरप्लेसिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है वो इंक्रीज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। तो ये दो कंडीशन हमको हमारा देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है हाइपरट्रोफाई और दूसरा देखने को मिलता है हाइपरप्लेसिया। देन गाल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू हाइपरट्रोफाई। ये जो गाल्स जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं ये हाइपरट्रोफाई की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सेल का इनलार्जमेंट हो जाता है और गाल जो होते हैं बहुत ही लार्जर साइज में हमको दिखाई देते हैं। मेनी गाल्स का कन्फ्लुएंट टू फॉर्म वार्टी आउटग्रोथ। तो ये जो बहुत सारे गाल्स होते हैं वो वार्टी आउटग्रोथ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन अर्ली इन द सीजन, अर्ली सीजन की हम बात करते हैं तो दीज वार्ट्स आर ग्रीनिश व्हाइट इन कलर। तो अर्ली सीजन में जो ये वार्ट होते हैं वो बेसिकली हमको ग्रीन या ग्रीनिश व्हाइट कलर में हमको विजिबल होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। अगर हम एडवांस स्टेज की बात करते हैं तो द वार्ट इनलार्ज इनटू रफली स्फेरिकल आर इरेगुलर कॉलीफ्लावर लाइक मासेस। तो एडवांस स्टेज में जो वार्ट होते हैं ये इनलार्ज हो जाते हैं और इनकी अगर हम इनको हम देखते हैं तो ये रफली स्फेरिकल टाइप के या इरेगुलर टाइप के ये हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर जो होता है वो दिखाई देता है, उसी तरीके से जो इनका इनका बढ़ा हुआ वार्ट होता है वो दिखाई पड़ता है। ओल्डर वार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये डार्कर डार्कर कलर में ये डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो होते हैं वो ब्लैक कलर में भी दिखाई देते हैं। तो ये हो गया इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ पैथोजन के बारे में। तो मार्फोलॉजी ऑफ पैथोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले द फंजाई सिनकट्रियम इज ए होलोकार्पिक फंजाई। तो सिनकट्रियम की हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके का होलोकार्पिक फंजाई है, यानी कि होलोकार्पिक फंजाई कहने का मतलब एक ट्रू फंजाई है, यानी कि इसके बॉडी के कोई भी पार्ट हो, यानी कि कोई भी पार्ट हो बॉडी का वहां से वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। इसमें विथ नो डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव एपरेटस। तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव एपरेटस नहीं पाया जाता है, यानी कि इसकी बॉडी जो होती है वो डिविजिबल नहीं होती है। द फंगस लैक माइसिलियम। जो ये फंगस होता है वो उसके पास माइसिलियम जैसा स्ट्रक्चर कुछ देखने को नहीं मिलता है। और प्लांट बॉडी जो होती है एक यूनिसेलुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि एपिडर्मिस के होस्ट के एपिडर्मिस के अंदर ये पाई जाती है। द यूनिसेलुलर एंडोफिटिक थैलस इज फर्स्ट नेकेड। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एंडोफिटिक थैलस की तो सबसे पहले ये नेकेड होते हैं, लेकिन बाद में बट लेटर ऑन इट्स सराउंडेड बाय ये वॉल। लेकिन बाद में ये क्या होते हैं, एक वॉल से ये सराउंड हो जाते हैं। फंगस की अगर हम बात करते हैं तो द फंगस प्रोड्यूस ए थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर नोन एज ए विंटर स्पोरेंजियम। तो फंगस जो होता है बाद में क्या होता है, एक ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर को, जिसको हम बोलते हैं विंटर में स्पोरेंजियम। यानी कि विंटर के सीजन में ये जो फंगस होते हैं वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। अब इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं स्पोरेंजियम की तो ये 25 से लेकर के 75 माइक्रोन मीटर तक के डायमीटर तक के होते हैं। और एक स्पोरेंजियम में अगर हम बात करें तो 200 से लेकर 300 यानी कि 200 टू 300 स्पोर्स जो होते हैं वो कंटेन किए रहते हैं। देन स्पोरेंजिया क्लस्टर्ड इनटू थिन वॉल्ड सोरसेस। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं, इसमें थिन वॉल्ड सोरसेस में कई सारे सोरस होते हैं, उसमें ये स्पोरेंजिया जो होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं, यानी कि लगे हुए होते हैं। The motile life stage zoospore is about 0.5 micrometer in diameter and has one posterior flagellum। अगर हम इसके मोटाइल स्टेज की बात करते हैं तो इसका मोटाइल स्टेज जो होता है वो जूस्पोर होता है, और जूस्पोर की अगर हम बात करते हैं तो ये 0.5 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर तक के साइज के ये हो सकते हैं। और इसके पास एक क्या होता है, पोस्टीरियर फ्लैजेलम जो होता है पाया जाता है। इसी फ्लैजेलम की सहायता से ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। देन गाल्स में आल्सो भी फॉर्म्ड ऑन एरियल पार्ट्स। ये जो गाल्स होते हैं ये एरियल पार्ट में भी फॉर्म होते हैं। द डार्क वॉट ऑन द ट्यूबर्स आर गाल इन विच द होस्ट सेल हैव बीन स्टिमुलेटेड टू डिवाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फंगस। तो ये जो फंगस होते हैं ये अगर होस्ट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं तो फिर क्या क्या होता है, उसमें स्टिमुलस प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन काज होता है, और उसी डिवीजन की वजह से ये हमको ट्यूबर्स जो होते हैं वो गाल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बाद में जाकर के डार्क कलर के वार्ड में दिखने लगते हैं। देन मेनी ऑफ द होस्ट सेल कंटेन रेस्टिंग स्पोर्स। इसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास रेस्टिंग स्पोर्स वो कंटेन किए रहते हैं। रेस्टिंग स्पोर्स आर स्फेरिकल सेल्स। ये रेस्टिंग स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये स्फेरिकल सेल्स होते हैं।
ऑफ थिक डार्क ब्राउन वॉल विद अ फोल्डेड प्लेट लाइक एक्सटेंशन। और ये कैसे होते हैं? थिक होते हैं, डार्क ब्राउन कलर में होते हैं, और ये इनकी जो वॉल होती है वो फोल्डेड होती है, और फोल्ड होकर के वो कैसी दिखाई देती है? प्लेट लाइक लाइक एक्सटेंशन में वो दिखाई देती हैं। जैसे कि ये रेस्टिंग स्पोर्स का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे सिनकाइट्रियम का। तो सिनकाइट्रियम के अंदर ये रेस्टिंग स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाद में क्या हो जाते हैं? डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और फोल्ड हो जाते हैं प्लेट लाइक एक्सटेंशन में। देन रेस्टिंग स्पोरेंजिया रिलीज बाय द डिके ऑफ द वार्ड। जब वार्ड का डिके होता है तो जो ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद में ये सॉइल में बहुत ही लंबे समय तक ये पड़े हुए रहते हैं। अगर हम बात करें तो ये अबाउट 5 ईयर या उससे ज्यादा के टाइम तक ये उस सॉइल में एज ए इनएक्टिव स्टेज में वो पड़े रह सकते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। देन इन्फेक्शन ऑफ द यंग ट्यूबर्स अकर बाय द जूस्पोर्स। तो जो इन्फेक्शन होता है यंग ट्यूबर्स में वो जूस्पोर्स के द्वारा ही होता है। कब? स्प्रिंग सीजन में। जूस्पोर्स लेटर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट व्हिच पेनिट्रेट द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द ट्यूबर एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट इन द होस्ट टिश्यू। तो ये जूस्पोर्स जो होते हैं बाद में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि बाद में ये पेनिट्रेट करते हैं एपिडर्मल सेल के अंदर, और वो ट्यूबर के एपिडर्मल सेल के अंदर वो पेनिट्रेट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट को होस्ट टिश्यू से। इनलार्ज एंड ग्रोज इन साइज, और उनकी साइज जो होती है बड़ी हो जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड समर स्पोर या आर प्रोसोरस। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं समर स्पोर या प्रोसोरस के नाम से भी जानते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय की अगर हम बात करते हैं तो द होस्ट सेल आल्सो इंक्रीज इन साइज एबनॉर्मली। तो जो होस्ट सेल होते हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं एबनॉर्मली, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफाई। तो हाइपरट्रॉफाई की कंडीशन हमने पहले ही बताया था। तो एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं? उसी टाइम पे होस्ट सेल जो होते हैं वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं एबनॉर्मली। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफाई। Then, in addition, the host cell adjacent to infected cell are also stimulated to divide more and more, which results in an increase in the tissue volume. This is called hyperplasia. तो एडिशनली अगर हम बात करते हैं तो जो होस्ट सेल होते हैं उसके जो एडजेसेंट वाले सेल्स होते हैं, यानी कि जो जहाँ पे इन्फेक्शन काज हुआ रहता है, जिस सेल में इन्फेक्शन काज हुआ रहता है उसके बगल बगल वाली सेल्स जो होती हैं वो भी क्या करती है? स्टिमुलेट कर जाती हैं। स्टिमुलेट कर जाती है डिवीजन के लिए। अब डिवीजन वहां पे कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा डिवीजन देखने को मिलता है, यानी मोर एंड मोर डिवीजन देखने को मिलता है। और रिजल्ट ये होता है कि वो उसका टिश्यू का जो वैल्यूम होता है, यानी कि जो बगल बगल के टिश्यूज होती हैं वो साइज में जो होती हैं वो बढ़ती हुई जाती हैं। और बढ़ती हुई जाती इसलिए बढ़ती जाती हैं क्योंकि इसमें डिवीजन जो होते हैं बहुत ढेर सारे डिवीजन होते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया की वजह से उसका जो वैल्यूम होता है, जो टिश्यू का वैल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि डिवीजन काज होने की वजह से, यानी कि सेल डिवीजन हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा डिवीजन हो रहे हैं। तो हमने बताया था एक कंडीशन होती है हाइपरट्रॉफाई जिसमें सेल का साइज बढ़ता है, एक होती है हाइपरप्लेसिया जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट सेल होते हैं वो एडजेसेंट सेल क्या करते हैं? अपने सेल का नंबर इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उस टिश्यू का वैल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। देन dispersal of resting sporangia occurs through movement of the disease seed tubes and infested soil through the agency of man। अगर हम इसके डिस्पर्सल की बात करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं उनके डिस्पर्सल की अगर हम बात करते हैं तो उनमें मूवमेंट तब देखने को मिलता है जब वो डिजीज वाले ट्यूबर्स या कोई भी या तो जहाँ पे वो प्लांट लगाया गया है इन्फेक्टेड सॉइल, जहाँ पे उस तरीके का जो स्पोर्स हैं वो गिरे हुए हों, यानी कि रेस्टिंग स्पोर्स जो हो उस सॉइल में पड़े हुए हों। तो ऐसे स्पोर्स का या जो डिजीज वाले ट्यूबर्स हैं उनका जो होता है, कोई आदमी जो होता है वो ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, तभी जा करके जो रेस्टिंग स्पोरेंजिया होते हैं उनका ट्रांसफर हो पाता है। तो ये हो गया ओवरऑल बात मार्फोलॉजी या पैथोजन के बारे में। अब हम बात करेंगे होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में। तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर लेते हैं। द पैथोजन सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम इज एन ऑब्लिगेट होलोकार्पिक एंडोबायोटिक पैरासाइट ऑफ पोटैटो प्लांट। तो हम सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम जो कि हमारा काजल ऑर्गेनिज्म है या जो पैथोजन हमारा है वो क्या है? वो एक ऑब्लिगेट, यानी कि हमने ऑब्लिगेट के बारे में बताया था कि ट्रू। देन होलोकार्पिक यानी कि इसकी पूरी बॉडी जो है वो कैसी है? इन्फेक्टेशियस है। देन एंडोबायोटिक पैरासाइट यानी कि ये अंदर जाकर के टिश्यू के अंदर घुस करके ये जो एज ए पैरासाइट की तरीके से रहता है पोटैटो प्लांट के अंदर।
तो बेसिकली हमने बोला ये ऑब्लिगेट है, होलोकार्पिक है और एंडोबायोटिक पैरासाइट है ये। देन सेकंड की अगर हम बात करें, दिस फंगस हैज ए नैरो होस्ट रेंज। ये फंगस जो होता है इसका जो होस्ट रेंज होता है वो बहुत ही नैरो होता है एंड इन्फेक्ट्स ओनली पोटैटो, और ये केवल केवल पोटैटो को इन्फेक्ट करता है। यानी कि जैसे हमने पहले ही बताया कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, जिस होस्ट प्लांट के अंदर रहेगा उसी होस्ट प्लांट के अंदर रहेगा, चाहे उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाएगी, लेकिन वो दूसरे होस्ट प्लांट के अंदर वो नहीं जाएगा। तो ये केवल केवल ये पोटैटो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। Other species of Syncytium infect other solanaceous plants like tomato and Phacelis। तो अगर हम बात करते हैं सिनकट्रियम की दूसरी स्पीसीज की, तो वो जो सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, अदर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो की बात करें या फाइसेलिस की बात करें, तो इन सब प्लांट्स में सिनकट्रियम की अदर स्पीसीज जो होती है वो इन्फेक्शन काज करती है। देन सिनकट्रियम एंडोबायोटिकम इज ए प्रिमिटिव फंगस। सिनकट्रियम एंडोबायोटिकम जो होता है कैसा होता है, एक प्रिमिटिव टाइप का फंगस है, यानी कि बहुत ही इनिशियल स्टेज का फंगस है, कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ हाइफी, जिसमें हाइफी जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली जब आप लोग फंजाई पढ़ेंगे तो फंजाई में हम देखेंगे कि जो फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है हाइफी। बिना हाइफी के फंजाई कुछ नहीं है। तो लेकिन इसमें सिनकाट्रियम एंडोबायोटिकम में हाइफी जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से इसको हम बोल देते हैं ये प्रिमिटिव टाइप का फंगस है। इट इन्वेड्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द होस्ट पोटैटो। ये क्या करता है, इन्वेड कर जाता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसके अंदर ये इन्वेड कर जाता है। और किसमें, जो होस्ट उसका होता है, यानी कि हम पोटैटो की बात कर रहे हैं, तो पोटैटो के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये सिनकाट्रियम एंडोबायोटिकम जो होता है वो उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इन्वेड कर जाता है। वेयर इट प्रोड्यूस जूस पोर, जहां पे वो जाने के बाद में जूस पोर्स को प्रोड्यूस करता है और डेवलप्स लॉन्ग लिव्ड रेस्टिंग स्पोर्स, और वहां जाकर के जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं उसका वो डेवलपमेंट करता है। देन इट स्टॉप्स प्लांट इमरजेंस व्हेन स्टोलन टिप्स और ट्यूबर्स आई बिकम इन्फेक्टेड। तो अगर हम बात करते हैं जब ट्यूबर्स जो होते हैं या स्टोलन टिप्स होते हैं अगर वो इन्फेक्शन काज कर गए होते हैं तो वो प्लांट प्लांट को फिर क्या क्या करता है, वो ग्रोथ होने से ये फिर रोकने लगता है। रिजल्टेंट डिजीज प्रोसेसेस कैन रेंडर द पोटैटो ट्यूबर अनरिकॉग्नाइजेबल एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो उसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जब डिजीज हमको देखने को मिल जाती है तो वो जो पोटैटो होती है या उसकी जो ट्यूबर्स होती है जो कि बाद में जाकर के ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। देन रेस्टिंग स्पोरेंजिया रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यूज। रेस्टिंग स्पोरेंजिया जो होती हैं वो रिलीज कर दी जाती हैं किसमें, इन्फेक्टेड टिश्यूज के अंदर। कैन रेंडर सॉइल अनसुटेबल फॉर पोटैटो प्रोडक्शन फॉर डिकेड्स। तो अगर ये जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं वो रिलीज कर दी जाए, जो इन्फेक्टेड टिश्यूज से अगर रेस्टिंग स्पोर्स को रिलीज कर जाती हैं सॉइल के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाए, तो जो पोटैटो का जो वहां पे प्रोडक्शन होता है उस एरिया में जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, अनसुटेबल हो जाता है। यानी कि फिर वहां पे उस तरीके उस प्लांट को ग्रो करा जो जो ग्रोथ होती है वो होती है, लेकिन उसमें डिजीज जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वहां के सॉइल्स में रेस्टिंग स्पोर्स जो है बहुत ढेर सारे हैं। और जब रेस्टिंग स्पोर्स हैं तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब प्लांट की ग्रोथ होगी और कंडीशन फेवरेबल होगा तो फिर से वो डिजीज काज करेगा। तो ये डिकेड तक यानी कि बहुत सालों तक ये, जैसा हमने बताया कि ये रेस्टिंग स्पोर्स है, पांच पांच साल या उससे ज्यादा तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं एज ए रेस्टिंग स्पोर्स के तौर पे। तो वहां पे जो डिकेड्स तक वहां होता ये है कि पोटैटो का प्रोडक्शन जो होता है वो अनसुटेबल हो जाता है। देन आगे हम देखते हैं इसके कंट्रोल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वारंटाइन मेजर्स शुड बी इफेक्टिवली फॉलोड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ डिजीज ट्यूबर्स इनटू एरिया फ्री फ्रॉम द डिजीज। तो ये क्वारंटाइन मेजर्स जो होते हैं, बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, उसको हम क्या करते हैं इफेक्टिवली फॉलो करते हैं। जहां पे हम क्या कर सकते हैं उसके थ्रू हम ये डिजीज जो हो रही है ट्यूबर्स के अंदर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उस एरिया को क्या कर सकते हैं हम डिजीज फ्री बना सकते हैं। तो क्वारंटाइन मेजर्स कर सकते हैं। देन सेकंड की अगर हम बात करें तो फील्ड सैनिटेशन बाय इरेडिकेटिंग पैथोजन बियरिंग प्लांट डिवेरीज फ्रॉम द फील्ड एंड इरेडिकेशन ऑफ अदर सोलेनेसियस होस्ट हेल्प रिड्यूसिंग दिस डिजीज। या तो हम उस फील्ड में सैनिटेशन करवाएं, कैसे सैनिटेशन करवाते हैं उस फील्ड का, बाय इरेडिकेटिंग पैथोजन बियरिंग प्लांट डिवेरीज फ्रॉम द फील्ड। यानी कि जो प्लांट डिवेरीज हैं जिसकी वजह से ये पैथोजन जो है वो बाद में जाकर के एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको हम क्या करें इरेडिकेट करवा दें। या हम जो सोलेनेसियस होस्ट जो है वो उसको हम इरेडिकेट करवा दें। तो इसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज होने से। या सॉइल ट्रीटमेंट विद केमिकल्स, सॉइल का हम ट्रीटमेंट करवा दें मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, अमोनिया के साथ, सल्फोनेट, कॉपर सल्फेट,
फॉर्मेलिन ईटीसी, इन सब चीजों के साथ या तो हम किसी भी केमिकल से हम क्या कराएं, सॉइल का ट्रीटमेंट करवाएं। अब सॉइल का ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि सॉइल के अंदर रेस्टिंग स्पोर्स पड़े हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, प्लांट ग्रोथ होगी, तो वो फिर से डिजीज काज करेंगे। तो इसकी वजह से हम क्या करें, सॉइल का ट्रीटमेंट करवा दें, केमिकल ट्रीटमेंट करवाएं सॉइल का, तो इसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को होने से रोक सकते हैं। देन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, द ओनली प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव मेजर्स इज टू कल्टिवेट इम्यून और हाईली रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ पोटैटो लाइक कुफरी ज्योति, कुफरी शेरपा, कुफरी मुथु, कुफरी बहार एंड कुफरी कुमार। तो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो जो टाइप के जो वेराइटीज हैं, यानी कि हाईली जो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है इसके, या तो हम उसको वहां पे लगाएं, तो हमारा क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है पोटैटो का वो सुटेबल तरीके से हो सकता है, उसमें डिजीज देखने को नहीं मिल सकती है। तो ये कई सारी वेराइटी है जो डिजीज फ्री वेराइटी है, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है, ये सारी चीजें, तो इसको हम लगा सकते हैं वहां पे। तो इसको लगाने से क्या होगा कि डिजीज रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर स्पोर्स होंगे भी वहां पे तो भी हमको डिजीज देखने को प्लांट में नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इसके कंट्रोल के बारे में। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने प्लांट पैथोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, जो दूसरा डिजीज था हमारा, यानी कि वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, इसको हम पूरी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो को कंटिन्यूअस मैनर में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।